वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक लेंस हो या कोई एक हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कोई सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है, तो उस कॉन्केव सरफेस से कैसे हमारा आपको यह जैसे कि कोई लाइट अगर इस पर हमें इंसिडेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अपवर्तन किस टाइप का होगा। तो ये हम लोग अपवर्तन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारे उसके फॉर्मूले जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देके चले हैं कि रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब कि रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। मतलब हमारे पास है कि एक हमारे पास क्या है कि एक हमारा गोली एक पृष्ठ है, ठीक है, और उस गोली पृष्ठ का हमको अपवर्तन के सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तब यहाँ पे हमारा एक बार हमने क्या किया कि कॉन्केव मतलब एक अवतल पृष्ठ दिया है, इसका नाम हमने दिया हुआ है SAS डैश, ठीक है, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू ले लिया। अब हमने क्या किया कि कोई एक से प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक रे लिया OA, मतलब वो कोई एक किरण लिया है OA जो इस पे आपतित कर रहे हैं SPS डैश पे। तो जब यहाँ पे जब इसको इंसिडेंट करें तो इंसिडेंट करें तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमने लिया है कि CAN, ठीक है, ये वाली नॉर्मल लाइन है। तो ये नॉर्मल की तरफ ये हमारा लाइट जो है ये बैंड करते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ से अपवर्तित हो जा रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ सरफेस ना होता तो ये लाइट हमारा इस पार्ट को फॉलो कर लेता, मतलब माने कि यहाँ से आपका एक ही पार्ट को फॉलो करके आपको पास आउट हो जाता, एक ही पार्ट को फॉलो करके निकल जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सरफेस होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो इसका झुकाव है, मतलब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमने दो लाइट रे लिया है, एक OA लिया है और एक OP लिया है। तो OP हमारा इसके मुख अक्ष से जा रहा है, मतलब इसके जो हमारा केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से जा रहा है, इसके सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो जो इसके जो हमारा प्रिंसिपल जो पॉइंट इससे जब जा रहा है इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सीधे पार्ट को फॉलो करके आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा हमने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे लाइट को जो AD है इस AD को पास करके निकल गया, तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जब इसको पीछे की तरफ जो एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ बिंदु I पर आके के मिल रहे हैं, पॉइंट I पे आके मीट कर रहे हैं। जो हमारा बिंदुओं का क्या है, ये एक इमेजिनरी इमेज है, एक हमारा आभासी इमेज है। तो अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया है, जो हमने N1 एक मीडियम लिया और एक हमने N2 मीडियम लिया है। N2 क्या है, N2 हमारा एक सघन मीडियम है, ठीक है, मतलब ये हमारा सघन है, मतलब डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ये हमने N1 मीडियम लिया, ये हमारा अगर मान लीजिए कहते हैं कि विरल है, ये हमारा रेयर है, मतलब एयर है, ठीक है, इस तरह का चीज देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ से इसका एक्सिस देख लेते हैं कि यहाँ पे इन लोग का कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हुए जो हमारा इसके रूल होते हैं साइन कन्वेंशन को, उस साइन कन्वेंशन में हम डिस्टेंस को मतलब साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लिख रहे हैं। तो ये हमने जो AB है यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर ड्रा किया, इसका जो लेंथ हमने मान लिया किया H है, ठीक है, और यहाँ से जो पॉइंट P से इसका जो पॉइंट C का जो डिस्टेंस है हमने मान लिया कि -R है, ठीक है, ये हमने -R ले लिया क्योंकि यह मुख्य अक्ष इधर इस साइड में है। और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो I का जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि -B है, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि -U है, ठीक है। इसे हमने पोल लिया, जो हमारा पोल है इसका पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस डिस्टेंस को कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि कैसे इसमें हमारा फॉर्मूले बनेंगे। तो हम मान रहे हैं कि कोई एक सिस्टम है जो प्रकाश की जो किरण है, मतलब लाइट रेज है, वह एक रियल माध्यम से एक सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब AF से डेंसर में जा रहा है, मतलब रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो उसे टाइम इसका जो हमारा अपवर्तन हो रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, उसी को हम लोग को आज डिराइव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक हम यहाँ पे अब इन लोग का जो इसका झुकाव है वो भी लिख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमने कह दिया कि अल्फा है, ये हमने मान लिया कि यह एंगल बीटा और यह एंगल हमने कर दिया गामा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बना ये हमारा एंगल I हो गया, ठीक है, और ये जो नॉर्मल के साथ यह जो एंगल बन गया ये हमारा R हो गया। ये जो हमारा एंगल है ये एंगल R हो गया, मतलब A आपका NAD एंगल R है, और OA और हमारा OAC जो एंगल है ये हमारा एंगल I है। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा यह जो इतना जो एंगल होगा, मतलब ये वाली जो एंगल या ये इतना जो यह पोर्शन ये हमारा एंगल R होगा। क्यों लिख सकते हैं, तो ऐसा तो इसको लिख ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई दो लाइन ऐसे कट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट है, जैसे क्या है तो ये क्या होगा हमारा R ही होगा। इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट मतलब सिद्धांत कोड की प्रॉपर्टी से यह चीज लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये तो हमने लिख लिया।
अब अगर हम ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यह ट्रायंगल में अगर यहाँ मान लीजिए कि हमने कर दिया कि एंगल एक्स है, मान लिया हमने कर दिया वाई है, और ये अगर कर दिया जेड है, तो अब यह जो एंगल होगा कितना होगा? अगर इस एंगल को अगर हम लोग लिखते हैं, इस एंगल को हम लिख सकते हैं ना कि 180 माइनस जेड, इसको 180 माइनस जेड लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर तीनों एंगल का हम सम करें, तो अगर सम करके यह जो हमारा टर्म्स होगा ये हमारा 180 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। अब 180 से 180 कट गया तो जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यही सेम प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल? तो लिखेंगे कि ट्रायंगल OAC, मतलब ओ इस ट्रायंगल को ले रहे हैं कि लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल मतलब कौन से ट्रायंगल में? तो OAC में मतलब ये जो गामा होगा, तो गामा को हम लिख सकते हैं जो भी पीछे प्रॉपर्टी बताइए, तो गामा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए आप आई का वैल्यू निकालिए, तो अगर आई का वैल्यू निकालिए तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस गामा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेम तरीके से क्या करते हैं, हम यह ट्रायंगल ले लेते हैं कि ट्रायंगल IAC ले लेते हैं। तो जब IAC लेंगे तो क्या चीज होगा? तो इसको जरा ले लिया जाए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल IAC, तो IAC में हमारा क्या होगा? फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि गामा इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए आप आर का वैल्यू निकालिए, तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि हमारा गामा माइनस बीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहिए, ठीक है। मतलब यहाँ सिंपल हमने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपली जो दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है कि OAC, तो OAC में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा कि यह जो एंगल हमारा गामा था यह क्या बन गया? I प्लस अल्फा, ठीक है। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल हमने लिया है कि IAC, तो IAC में जो अल्फा जो गामा है ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर यह बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा तो क्या नियम लगाते हैं? तब स्नेल का नियम क्या कहता है? तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, ठीक है। तो इसमें ये हमारा बनेगा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन आई बाई साइन फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव, यह चीज लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू लिखें तो इस चीज को आगे हम लोग को ये काम करना है। तो अब देखिए अगर यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे लिख सकते हैं कि n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा जो ये जो हमारा जिसका जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, मतलब जो इसका एपर्चर है, मतलब इसका जो हमारा जो व्यास है, तो व्यास अगर बहुत छोटा हो, तो अगर व्यास बहुत छोटा होगा तो इस कंडीशन में हमारा जो एंगल जो हमारा आई होगा ये अप्रॉक्स आई के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल आर होगा वो अप्रॉक्स आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हम मानते हैं कि अगर जो इसके अगर व्यास बहुत छोटे हैं तो इस तरह से हमारा कि जो इसका अगर एपर्चर हमारा बहुत छोटा है, व्यास इसका बहुत छोटा है, तो अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो इसी टाइप का हमारा जो बनेगा कि साइन आई ये अप्रॉक्स हमारा आई के बराबर हो जाएगा, और जो साइन आर होगा ये अप्रॉक्स ये आर के बराबर हो जाएगा। तो अब ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 होता, तो इक्वेशन 3 से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि n1 i इक्वल टू n2 r। अब क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं n1 का, तो अब i का वैल्यू और r का वैल्यू पुट करिए। तो अब i और r का वैल्यू पुट करिए तो क्या चीज करेंगे? n1 और i का जो मान था कितना था, जो अभी यहाँ से अगर निकाल है तो i इक्वल टू कितना निकाल लेते हैं? ये अल्फा प्लस मतलब गामा इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस i। तो अब यहाँ से अगर हम i का वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि हमारा हो जाएगा कि गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ऐसे अगर हम n2 अगर r का वैल्यू लिखे तो r को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये हमारा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हर स्टेज को अगर सॉल्व किया जाए, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करिए, जब ब्रैकेट ओपन करिए तो n1 माइनस गामा n1 माइनस अल्फा इक्वल टू n2 माइनस गामा और n2 माइनस बीटा, ठीक है। अब क्या करिए कि गामा को एक साइड करिए और n2 बीटा को एक साइड करिए। तो अगर हम गामा को एक साइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया n1 n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा, ठीक है। ये चीज लिख लेते हैं। अब यहां से देखिए इसको मानिए हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो ट्रायंगल जो बने थे, ठीक है,
ये हमारे जो ट्रायंगल्स बने हैं। तो अब अगर इसके हम माने थे कि जो अगर इसका एपर्चर अगर बहुत छोटा हो जा रहा है, तो जब एपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो पॉइंट पी होगा ये पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा, जो पॉइंट बी होगा वो पॉइंट पी के बहुत क्लोज होगा, बहुत नजदीक होंगे। तो जब बहुत नजदीक होंगे तो ये अल्फा बीटा गामा भी हमारे क्या हो जाएंगे, इप्रैक्स मतलब अल्फा बीटा गामा, मतलब इसका अगर हम लोग टेंजेंट लिखते हैं तो ये इसके टेंजेंट के इक्विवेलेंट होगा। मतलब टेन थीटा जो होगा, टेन अल्फा हमारा अल्फा के बराबर हो जाएगा, टेन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, टेन गामा गामा के बराबर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन मतलब इस तरह से कंडीशन हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। मतलब अगर इसका एपर्चर अगर कह रहे हैं कि बहुत छोटा है, तो एपर्चर बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यह जो हमारा बनेगा, मतलब ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं कि ओ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे कि आई ए बी, और उसी तरह ट्रायंगल बनाएंगे सी ए बी, ठीक है। और ये सब राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग को प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए क्या चीज मिलता है। कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, और वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी में हमारा क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखिए टेन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, तो बेस हमारा ओ बी है। अब देखिए हमने कहा है कि एपर्चर बहुत छोटा है, एपर्चर बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा अल्फा होगा ये अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब अल्फा इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ए बी, और ओ बी कितना आ जाएगा, ये हमारा ओ पी के एप्रॉक्स बराबर हो जाएगा। तो ए बी का जो वैल्यू हमारा एच है और इसका वैल्यू कितना है, तो वही है माइनस यू, तो माइनस यू लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा तीन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम लोग रीजन लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था कि जो हमारा ओपी था वो क्या हो गया है, ओबी के एप्रॉक्स बराबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब यह वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन ट्रायंगल आई ए बी, इन ट्रायंगल आई ए बी में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि टेन बीटा इक्वल टू, अब यही हमारा परपेंडिकुलर ए बी और आई बी। अब फिर से हमारा क्या हो जाएगा, एपर्चर बहुत छोटा है, एपर्चर बहुत छोटा मतलब इसके व्यास बहुत छोटा है, द्वारक इसका छोटा है। जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा एप्रॉक्स बीटा हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो गया, तो माइनस एच बाई वी, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल सी ए बी, तो सी ए बी में हमारा क्या हो जाएगा, टेन गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई और सी बी, ठीक है। तो ए बी बाई सी बी, अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए बी मतलब माइनस एच और सी बी मतलब कितना, ये सिंपली आर हो गया। अब देखिए हमारा ये जो अल्फा बीटा जो गामा का वैल्यू आया है, ये जो हमारा जो इक्वेशन नंबर जो 4 निकाले थे वो उसमें ले आके पुट करते हैं। तो अब इक्वेशन 4 क्या था, जरा उसको लिख लेते हैं और उसकी रिगार्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें कहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को लोग मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि यह आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, ये हमारे बहुत ही जो थ्योरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग फिर से वेरीफाई करते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम वो इक्वेशन नंबर 4 का लिख लेते हैं, इक्वेशन 4 अगर आप लिखते हैं तो क्या चीज कहेंगे, तो देखिए हमारा जो इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 4 आपने लिखा हुआ था कि n2 माइनस बीटा अपॉन n1 माइनस अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 और गामा, ये चीज लिखे थे। अब देखिए कि बीटा का अपने वैल्यू कितना निकला, बीटा का वैल्यू निकला माइनस एच बाई वी, ये हमारा हो गया n2 और माइनस एच बाई वी, ठीक है। माइनस n1 अल्फा का क्या वैल्यू निकाले, तो अल्फा का वैल्यू निकाले कि माइनस एच बाई यू, और इसका कितना वैल्यू निकाले हैं, ये हमारा हो गया कि n2 माइनस n1 और गामा दिया हुआ कितना, ये हमारा हो गया कि माइनस एच बाई यू, ठीक है। तो गामा दिया फिर माइनस एच बाई आर, ठीक है, ये आपने पहले निकाला। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि माइनस एच से भाग डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ से भाग दीजिए। तो जब माइनस एच से क्या होगा, आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या चीज होगा उसको भी लिख लिया जाए। अगर इससे अगर माइनस एच से अगर आप इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, n2 बाई वी हो गया माइनस
N1 बाई यू हो गया इक्वल टू, ये हमारा हो गया N2 माइनस N1 बाई आर। यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमारा कोई अगर अवतल पृष्ठ है, मतलब एक आपका कॉन्केव अगर कोई हमारा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो उसके लिए जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होगा, जो अपवर्तन का फॉर्मूला वो कितना होगा, N2 बाई V माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। अब इसलिए कि स्पेशल केस की डिस्कस कर ले, अगर मान लिया हम N1 से इसमें डिवाइड करते हैं, अगर आप N1 से इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, तो N2 बाई N1, ठीक है, माइनस N1 बाई N1 बाई यू और यहाँ पे हमारा बाई V, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1 और बाई R। अब जरा इसको सॉल्व करके लिखिए, तो ये हमारा N2 बाई N1 हम लोग बोलते हैं, मतलब ये मतलब इसके जो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पे, तो ये हमारा V हो गया और जो -1 बाई U हो जाएगा इक्वल टू ये N-1 और बाई R। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, जब मीडियम हमारा एक मीडियम दूसरे मीडियम में क्या हो, रिस्पेक्टिव में हो। ये हमारा सिंपली है, बहुत आसान है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा फिनिश हुआ। अब आप लोग को अगर नेक्स्ट टाइम पे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स अगर सरफेस होता, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपली सॉल्व हुआ। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम ना हो तो सिंपली क्या करते हैं, इसके डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के क्या क्या डायग्राम में हमने किया है उसकी थियरी लिखिए, थियरी लिखने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आप हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी हम लोग को अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।